गुरमीत चड्ढा साहब से एक बार जरा जाने, वो तो ठीक है सर, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा कमज़ोर होना शुरू हुआ है पॉलिसी के बाद से। कोई खास वजह, और कैसे बाजार के लिहाज से कैसे देखते हैं सर आप पॉलिसी को? तो अनिल जी काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, जैसे अजय जी ने और अतुल सर ने भी बोला। इसमें 3 चीज़ें आप देखिए। एक, हमारा जो एफएक्स रिजर्व्स है वो वापस 676 बिलियन आ गया है, जो कि 11 महीने का इंपोर्ट कवर है। बीच में एक कंसर्न आया था जब आरबीआई रुपये को डिफेंड कर रहा था कि इंपोर्ट कवर रिड्यूस हो रहा है। मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के हिसाब से देखें तो 6.5, अगर आप 4% इन्फ्लेशन लें तो 10-11% की नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अभी बहुत कम आपको देखने को मिलेगी इस इन्वायरमेंट में। एक बार जब ये डस्ट सेटल होगी तो ये जो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, जो इंडिया की ग्रोथ अच्छी है, इन्फ्लेशन लोअर है, एफएक्स रिजर्व वापस है, और एक उन्होंने जो आरबीआई ने मेजर्स लिए हैं, जैसे को लेंडिंग की बात करी, वो सिर्फ पीएसएल के लिए था, अभी वो और जगह एक्सटेंड कर रहे हैं। इसका मतलब वो क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ाना चाहते हैं, तो ब्याज दर भी कम कर रहे हैं, क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी बढ़ाना चाहते हैं। स्ट्रेस एसेट्स पे भी बोला कि आप उसको सिक्योरिटाइज कर सकते हैं, मतलब वो बैंक को सारे टूल्स दे रहे हैं क्रेडिट बढ़ाने के, लिक्विडिटी जनरेट करने के, और सिस्टम को और रोबस्ट करने के। और एक चीज़ आप देखिए, उन्होंने सिस्टम स्टेबिलिटी के बारे में बात करी कि बैंक्स और एनबीएफसी, अभी इंडसइंड बैंक का एपिसोड हुआ है, वो काफ़ी रोबस्ट है, सिस्टम लेवल पे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। 3 महीने सीपी-सीडी के रेट के स्प्रेड्स भी हैं वो सॉफ्ट हुए हैं ट्रेजरी से। तो मुझे लगता है कि जो सिस्टम स्टेबिलिटी है इंडिया की, लेस डिपेंडेंस है एक्सपोर्ट्स की, वो धीरे धीरे प्ले आउट होगी। और ये पॉलिसी बैंक्स और फाइनेंशियल्स के लिए तो अच्छी है ही है, ओवरऑल कंजम्पशन के लिए भी अनिल जी अच्छी है। और अभी एक प्रॉब्लम अनिल जी क्या है कि एक सेलर है जो अक्टूबर से रोज़ 4-5 हज़ार करोड़ सेल कर रहा है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान लगा हुआ है 4-5 हज़ार करोड़ का रोज़ का। वो मार्च में हमने देखा थोड़ा सा प्रेशर ईजा हुआ था, बट अभी भी आप देखिए अप्रैल में भी वो सेल ऑफ हो रहा है। जब तक वो सप्लाई प्रेशर है थोड़ा सा परेशानी रहेगी, और ऑब्वियसली ग्लोबल हैंगओवर है। बट मुझे लगता है कि ऑन द वे अप जब भी डस्ट सेटल होता है, जो कंट्री सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा कुशन्ड है इस इन्वायरमेंट, वो सबसे बेहतर करेगी और इंडिया वहाँ स्टैंड आउट करेगा। तो अभी कुछ समय के लिए आपका स्टांस ये होना चाहिए कि हम प्रिजर्वेशन मोड में रहें। जब अर्निंग ग्रोथ ही 10-11% आएगा तो आपको थोड़ा सा अपना रिटर्न एक्सपेक्टेशन भी एक बार आप दिमाग में ये सेट कर लें कि मुझे 10-12% जो है रीजनेबल रिटर्न एक्सपेक्टेशन है। ये सारा चीज़ें प्रॉब्लम पोर्टफोलियो के आसपास सॉल्व हो जाएंगी। और जाजू जी ने बहुत अच्छी बात बोली, मैंने भी आपसे ये चर्चा करी थी 6 महीने पहले, बॉन्ड यील्ड में भी शायद ड्यूरेशन प्ले करके आप बॉन्ड्स लेके भी अभी डबल डिजिट शायद बना सकते हैं अगर 50 पैसा रेट कट और होगा तो। पोर्टफोलियो में थोड़ा सा बस बैलेंस रहे, अगर आप बैलेंस रहेंगे काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स पोर्टफोलियो के आसपास की सॉल्व हो जाएगी। एक और इसमें से गुरमीत जी जिस पर आपसे राय लेना चाहता हूं, क्योंकि आरबीआई का ये कहना है कि गोल्ड लोन को लेकर एक डिटेल्ड पॉलिसी आएगी। ऐसा कुछ नहीं कहा कि कोई बड़े रेस्ट्रिक्शंस आ जाएंगे, लेकिन हाँ एक शायद उन्हें लगता है कि पॉलिसी की ज़रूरत है, डिटेल पॉलिसी। क्योंकि अब पहले तो ले दे के मनापुरम और मुथूट होते थे, अब कई सारी दूसरी एनबीएफसीज भी आ गई, आईएफएल फाइनेंस, और सबसे बड़ी बात है सरकारी बैंक बड़े पैमाने पर गोल्ड लोन में आगे बढ़ रहे हैं। आज टॉप लूजर में आप देखिए 7% मुथूट फाइनेंस गिरा हुआ है, आईएफएल फाइनेंस 5% नीचे है, मनापुरम तो बायबैक का ओपन ऑफर है इसलिए शायद गिर नहीं रहा। लेकिन बताएं सर क्या क्या मतलब निकाला जाए, इसका क्या असर पड़ेगा? आरबीआई थोड़ा सा कंसर्न रहा अनिल जी पीछे, जो जिस तरीके से गोल्ड लोन का एंड यूज़ रहा। तो आपने एक स्टेटमेंट अगर उनकी नोट करी हो, उसमें उन्होंने बोला कि गोल्ड लोन इनकम जनरेशन के लिए भी यूज़ होता है, कंजम्पशन के भी यूज़ होता है। तो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं कि क्योंकि इसका एक्सपोजर बढ़ रहा है। और हमने देखा है रेगुलेटर हमेशा प्रोएक्टिव होता है। बीच में हमने देखा था पर्सनल लोन का पैसा एफएनओ में जा रहा था, तो रेगुलेटर ने उस समय रिस्ट्रिक्शन लगा दिया था। तो रिस्ट्रिक्शन लगाने की जगह आरबीआई चाहता है कि एक ब्रॉडर फ्रेमवर्क बने ताकि कोई एक्सीडेंट्स ना हो सिस्टम में। और गोल्ड का प्राइस भी बढ़ा है, तो उसमें एक टेंडेंसी होती है आपकी कि उसको एज अ कोलैटरल यूज़ करके वो सेफ़र लेंडिंग माना जाता है। तो मुझे लगता है ये वेलकम स्टेप है, क्योंकि सिस्टम स्टेबिलिटी, बैंकिंग सिस्टम स्टेबिलिटी इस समय में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नियर टर्म रिएक्शन आ सकता है, क्योंकि गोल्ड लोन एनबीएफसी बड़े भी थे क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जा रहे थे। बट ओवरऑल मुझे ऐसा कोई नेगेटिव नहीं लगता। इनफैक्ट अगर आप प्रॉपर फ्रेमवर्क बना रहे हैं तो वो सिस्टम के लिए ओवरऑल अच्छा है। और जैसा मैंने बोला, आप को लेंडिंग की गाइडलाइंस चेंज कर रहे हैं, स्ट्रेस एसेट्स को आप सिक्योरिटाइज अलाउ कर रहे हैं एआरसीज के अलावा, सिस्टम में लिक्विडिटी पॉजिटिव हुई है, इससे क्रेडिट अवेलेबिलिटी बढ़ेगी और लोन ओरिजिनेशन बढ़ेगा। उसके अलावा और भी चेंजेस आउटसाइड आरबीआई पॉलिसी कर रहा है, तो मेरे हिसाब से काफ़ी कंस्ट्रक्टिव है, इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। गुरमीत चड्ढा साहब, आपसे राय लेना चाहता हूँ कि आपको लगता है बैंक्स और एनबीएफसी जो स्टार सेक्टर बना हुआ था अब तक, मजबूती में आगे रहता था, वो लीडरशिप बरकरार रख पाएगा सर?
अनिल जी, मुझे लगता है वन ऑफ द लीडर्स तो रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन कंफर्ट भी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी है। कुछ एक पीएसयू बैंक्स तो बुक के भी बहुत बिलो ट्रेड कर रहे हैं, तो वहाँ पे हो सकता है थोड़ा सा टैक्टिकल बाउंस आए, क्योंकि जो 10 ईयर यील्ड सॉफ्टन हुई है उससे ट्रेजरी गेन्स आएंगे जो थोड़ा बहुत निम्स को ऑफसेट कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी देखा बैंक ऑफ बड़ौदा का जो क्वार्टरली अपडेट था काफ़ी अच्छा था। क्रेडिट ग्रोथ वापस से 11-12 आई है, उतनी अच्छी नहीं है जितना हम चाहते हैं, बट वापस से डबल डिजिट में आई है, तो ये एक अच्छा साइन है। सेकंड, मुझे लगता है ना जी, एग्री रिलेटेड जो कंजम्पशन है, जिस पे आरबीआई ने भी बात करी, क्योंकि अगर फूड इन्फ्लेशन कंटेन होता है, क्रॉप अच्छा आता है, थोड़ी सी एग्री रिकवरी होती है, तो कंजम्पशन पे, डिस्क्रिशनरी पे भी हमारी निगाह रहेगी। जैसे टू व्हीलर कंजम्पशन है, थोड़ा सा हमने आज देखा इस पॉलिसी के बाद जो एफएमसीजी इंडेक्स है, जो बहुत बहुत अंडर परफॉर्म कर रही थी, क्योंकि वहाँ ग्रोथ नहीं है, वहाँ पे भी शायद थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। स्पेशली जो फूड बेस्ड एनबीएफसीज़ हैं, वहाँ पे मुझे लगता है थोड़ा सा लेग्स है। टाटा कंज्यूमर का अपडेट अच्छा था। हमने देखा है पीछे प्राइवेट मार्केट में भी बहुत अच्छी डील्स हुई हैं। हल्दीराम 85,000 करोड़ का वैल्यूएशन लगा है। तो आई थिंक जो फूड बेस्ड एनबीएफसीज़ हैं, वहाँ पे आपको थोड़ा सा देखने को मिल सकता है। टू व्हीलर जो कि लार्जली जहाँ डोमेस्टिक प्ले ज़्यादा है, वो नंबर मैं वॉच आउट करूँगा। ट्रैक्टर अपडेट ऑलरेडी बहुत अच्छा था मार्च का। हमने देखा एमएनएम ने बोला है कि इंडस्ट्री ग्रो डबल डिजिट करी है, और उन्होंने मार्केट शेयर और ऐड किया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप, क्योंकि एक ऑटो सेक्टर अभी टैरिफ की वजह से एकदम सबड्यूड है, वहाँ पे जो थोड़ा सा इंडिया सेंट्रिक प्ले है, ओईएम्स और ऑटो कंपोनेंट जिनका ग्लोबल लिंकेज थोड़ा कम है, वो भी फोकस में आ सकते हैं। तो ये मार्केट थोड़ा सा रिसर्च कराएगा अनिल जी, थोड़ा लेवल 2 लेवल 3 जाके, और थोड़ा मुश्किल होगा पैसा बनाना। इसलिए एक हमें बीटा रिटर्न्स की आदत पड़ी हुई है कि पीएसयू लिया तो सारे पीएसयू चल गए, डिफेंस लिया तो सारे डिफेंस चल गए। आई थिंक वहाँ एक ब्रेक लगेगा। दूसरा, एक जो चीज़ आउटसाइड आरबीआई पॉलिसी मैंने ऑब्जर्व करी अनिल जी, कि यूएस भी कल $1 ट्रिलियन डिफेंस बजट की बात कर रहा है। हमने देखा जर्मनी ने 500 बिलियन यूरो का डिफेंस और इंफ्रा स्पेंडिंग पास किया। पिछले 30-40 दिन में गवर्नमेंट ने करीबन 80-90 हज़ार करोड़ के डिफेंस ऑर्डर्स दिए हैं। 60,000 करोड़ अकेला एचएएल का था। पिनाका रॉकेट का ऑर्डर आया 10,000 करोड़ का। उसके अलावा ड्रोन्स, रोबोटिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स को 2-3 ऑर्डर्स मिले हैं 2-2 हज़ार करोड़ के। मुझे लगता है ये एक सेक्टर सिलेक्टिवली बहुत अच्छी कमबैक कर सकता है। बहुत सारे स्टॉक्स में अगर आप देखिए ठीक ठाक रिकवरी आई है, चाहे वो सोलार इंडस्ट्रीज़ हो, एचएएल हो, थोड़ा बहुत भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो। तो ये एक सेक्टर मुझे लगता है, क्योंकि ग्लोबली ये सेक्टर को सपोर्ट करेगा, जैसे जैसे इकोनॉमी अपने सेल्फ रिलायंस और इंटरनल डिफेंस पे फोकस करेंगे, तो इस पर भी निगाह रखनी चाहिए।